नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम साइंस दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम विज्ञान खंड के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सप्ताह के महत्वपूर्ण सवाल कौन से हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये झिल्ली रहित कोशिकांग हैं जो अधिकांश यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दूसरा है, इन्हें प्रायः कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। तीसरा है, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा को कोशिका उपयोग हेतु उपयोज्य के रूप में प्रयुक्त किए जाते परिवर्तित करते हैं। अब देखिए, पहला अगर बात करें तो यहाँ पर ये झिल्ली रहित कोशिकांग हैं जो अधिकांश यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर झिल्ली रहित की जगह अगर झिल्ली सहित होता तो ये सही हो जाता, लेकिन झिल्ली इसमें होती है, झिल्ली से बद्ध होते हैं ये, इसलिए आपका पहला कथन गलत हो जाएगा। कोशिकाओं का पावर हाउस बिल्कुल कहा जाता है, ये सही है, और तीसरा भी आपका कथन सही है। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा को कोशिका हेतु उपयोज्य के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा यानी बी विकल्प सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। तो देखिए व्याख्या को देखिए, आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया अगर कोई सेल है तो उसमें इस तरह की कुछ संरचना होती है और ये कोशिका के पावर हाउस के तौर पर जाना जाता है। अधिकांश जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले ये झिल्लीबद्ध अंग होते हैं, यानी कि इनमें झिल्ली होती है, इसलिए आपका पहला कथन जो था सही नहीं था। वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, वो उत्पन्न करते हैं और कोशिका का जो ऊर्जा जो कोशिका को मिलती है वो वहीं से मिलती है, इसलिए दूसरा सही था। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, इससे ऊर्जा को कोशिका के लिए उपयोगी बनाने का काम, यानी उपयोगी का मतलब उसको तोड़कर वहां से एनर्जी को लेने का काम क्या करते हैं, एनर्जी में परिवर्तित करने का काम क्या करते हैं, यही करते हैं, इसलिए तीसरा भी आपका कथन सही है। अगला प्रश्न है, CRISPR जो क्रिस्पर Cas9 तकनीक है, इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, इसका उपयोग अंतर्निहित डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन किए बिना जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है, Cas9 विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों का पता लगाने और उनसे जुड़ने के लिए मार्गदर्शक आरएनए का उपयोग करता है। अब इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो देखिए, यहां पर अगर बात करें तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। क्रिस्पर Cas9 जो ये Cas9 जो तकनीकी है, वास्तव में ये क्या है? ये एक जीन एडिटिंग टूल है। अगर इसमें आप बात करेंगे, क्रिस्पर में जो CAS की अगर बात करेंगे तो ये जीन एडिटिंग एक टूल है जिसमें कि डीएनए में जाकर कट करने का काम, जो CAS एक कैंची समझ लीजिए, कट करने का काम करता है। इसमें Cas9 जो होता है उस नाम का जो है वो डीएनए काटने वाला एक एंजाइम होता है। तो जो क्रिस्पर Cas9 है वो एक कैंची है जिसमें कि डीएनए काटने वाले एक एंजाइम के तौर पर Cas9 काम करता है। अब इसे एक गाइड आरएनए की मदद से उस जगह पर भेजा जाता है जहां डीएनए को एडिट करना है। अब होता यह है कि यहाँ पर डीएनए अनुक्रम में परिवर्तित किए बिना जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होगा, जीएनए जो गाइड आरएनए होता है वो क्या होता है, तो ये एक छोटा सा आरएनए अणु होता है जिसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वह डीएनए के टारगेट जो अनुक्रम होगा, जो सीक्वेंस होगा, उसके पूरक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर फिलहाल अगर देखेंगे तो दोनों ही कथन आपके सही है, तो सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। व्याख्या को देखते हैं तो देखिए, जो क्रिस्पर Cas9 है, क्रिस्पर Cas9 प्रणाली का ही एक संशोधित संस्करण है, और डी में डी का मतलब होता है डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, डेड हो जाता है वो। यहाँ पर जो इसका जो Cas9 है, यानी कि जो इसका ये वाला पार्ट होता है जो कि काटने की वाला जो एंजाइम होता है, जब उसी को डीएक्टिवेट कर देंगे, डेड कर देंगे, फिर उसको हम क्या कर देंगे, इस तरह से उसको मॉडिफाई कर देंगे कि वहां स्विच मान लीजिए लगा दिया हमने, कैंची को हटा के वहां स्विच लगा दिया और उसको ऑन ऑफ करने की सुविधा दे देते हैं। तो हमको बिना एडिट किए हमको जब चाहे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, जब चाहे उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रणाली में जिसमें Cas9 जो एंजाइम है उसको डीएक्टिवेट यानी निष्क्रिय कर दिया जाता है, और उसके बाद सक्रिय Cas9 के विपरीत जो डीएनए को काटता है, जो डीएक्टिवेट Cas9 है, वो बिना काटे उससे बस बंधा रहेगा। अब उसकी जो प्रॉपर्टी है, कैंची वाला जो उसका काम है वो अब नहीं कर सकता है, लेकिन उससे बंधा रहेगा। तो वैज्ञानिक अब क्या करते हैं, Cas9 में ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर, यानी कि एक तरह से स्विच ऑन वाला, ये एक यहाँ पर ये मान लीजिए कि एक ऐसा स्विच लगा दिया गया जिससे यहाँ पर इसको एक्टिवेट किया जा सकता है, और एक रिप्रेसर यानी कि ऑफ करने वाला एक लगा दिया गया। इसको जोड़कर जो जीन होता है उसको मॉड्यूलेट किया जा सकता है, यानी कि अब हम जिस प्रकार चाहें उस जीन को, डीएनए के अनुक्रम को बदल सकते हैं
यानी उसको चालू या बंद कर सकते हैं, इसलिए आपका कथन एक भी सही था। और अगला कथन जो है क्रिस्पर CS9 प्रणाली की तरह ही डी केस विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को खोजने उनसे जुड़ने के लिए एक गाइड आरएनए का उपयोग करता है, तो दूसरा भी आपका कथन सही था। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। अगला प्रश्न है स्लॉथ बियर की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है? संकटग्रस्त, संवेदनशील, निकट संकटग्रस्त या कम चिंताजनक। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो स्थिति है वो है संवेदनशील, यानी कि वल्नरेबल कंडीशन है, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। स्लॉथ बियर के बारे में देख लीजिए, ये स्लॉथ बियर है। ये कहाँ पाया जाता है? तो देखिए पहले तो IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में यानी संवेदनशील स्थिति में इसको दर्ज किया गया, और मुख्यतः श्रीलंका में, भारत में, भूटान में, नेपाल में, उसके जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर यह पाया जाता है। प्रमुख रूप से दीमक और चींटियां खाने का ये काम करता है, और अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत ये अपने जो शावक होते हैं उनको पीठ पर ढोता है। इनमें इनको शहद बहुत पसंद है, शहद को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इनको वैकल्पिक रूप से हनी बियर भी कहा जाता है, शहद को पसंद करने के कारण ही। ये भालू शीत निद्रा नहीं करते, यानी कि जो इनका अमूमन शीत निद्रा की जो प्रचलन होता है इनमें, वो ये नहीं करते हैं, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है जीनोम अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी जीन एडिटिंग के संबंध में बात की जा रही है। पहला, यह किसी जीव के जीनोम के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। दूसरा, इसमें बेस यानी कि एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन के क्रम का पता लगाना शामिल है जो किसी जीव के डीएनए को बनाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो देखिए ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो इस लिहाज से विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि किसी जीव के जीनोम को संपूर्ण जो डीएनए अनुक्रम को ही निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं जीन एडिटिंग। और इसी में जो बेस होता है वो क्या होता है? एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन। इसी एक सीक्वेंस का पता लगाया जाता है जिससे कि डीएनए बनता है। अब हाल ही में ये बताया गया है कि जो शोधकर्ता है, पहली बार प्राचीन जो मिस्र था उसके एक वयस्क पुरुष का पूरा जीनोम उन्होंने क्या किया है? अनुक्रमित किया है, जीन एडिटिंग की है, जो मिस्र का अब तक का सबसे पुराना और सबसे पूर्ण डीएनए जो है नमूना माना जा रहा है। तो ये भी प्रश्न आपका हो गया, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। सबसे पुराना और सबसे पूर्ण रूप अगर कहें कोई एग्जाम्पल है वो क्या है, तो वो है मिस्र में पाया गया है जीन एडिटिंग का। और ये जीनोम 4500 से 4800 वर्ष पूर्व मिस्र के पुराने साम्राज्य के एक वयस्क पुरुष के अवशेषों से संबंधित है। जीनोम अनुक्रमण से क्या पता लगा है? तो इससे पता लगा है कि मिस्र की जो प्रारंभिक आबादी है उसमें स्थानीय परंपरा के साथ साथ मेसोपोटामिया और लेवेंट, जो कि आधुनिक इजराइल, जॉर्डन, सीरिया का क्षेत्र है, उसका भी इफेक्ट इस पर देखा गया है। इसके अवशेष 20वीं सदी की शुरुआत में नुवेरात नामक स्थान पर एक चट्टान को काटे गए मकबरे में एक बड़े चीनी मिट्टी के बर्तन में दफन मिले थे, और वहीं से फिलहाल इसकी जीन एडिटिंग को करके ये सब सारी जानकारी इकट्ठी की गई है। जीन एडिटिंग होता क्या है? तो इसमें जीन जो एडिटिंग होती है, किसी भी जीव का जो जीनोम होता है उसमें संपूर्ण डीएनए की जो सीक्वेंसिंग निर्धारित करने की एक प्रक्रिया होती है, उसके अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है। इसलिए पहला कथन सही था। जीनोम डीएनए का एक पूरा सेट होता है। जीनोम क्या होता है? तो डीएनए का एक पूरा सेट होता है जिसमें किसी जीव के सभी जीन शामिल होते हैं। इसमें इसके बेस में क्या होता है? तो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन होता है, और इसी के सीक्वेंसिंग का पता लगाया जाता है जीन एडिटिंग के माध्यम से। पता लगाने के अलावा जीन एडिटिंग में हम क्या करते हैं? उस सीक्वेंसिंग को चेंज करके उसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। ये बड़े पैमाने पर अनुक्रम डेटा को इकट्ठा करने के लिए स्वचालित डीए अनुक्रमण विधियों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित है, मतलब इसके माध्यम से इसको हम संपन्न करते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है मायोजेनेसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मायोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मसल फाइबर का निर्माण होता है, और दूसरा है यह प्रक्रिया केवल भ्रूण के विकास के दौरान आवश्यक है, बल्कि जीवन भर मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बताना है कौन सा कथन दोनों में सही है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही कथन सही है। दरअसल मायोजेनेसिस वो प्राकृतिक, एक नेचुरल ऐसा प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होते हैं हमारे, उसका निर्माण होता है। अब ये एक जटिल और नियंत्रित जैविक प्रक्रिया होती है, और जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसी समय से यह प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और शुरुआती कोशिकाएं जिन्हें मायोब्लास्ट कहते हैं आपस में मिलकर एक लंबी उसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लियर मसल फाइबर बनाती हैं, और मतलब एक मसल में कई नाभिक होते हैं, इस तरह की संरचना बनाती हैं। अगर हमको कभी चोट लग जाता है, अगर हमारी मांसपेशियों में टूट फूट हो जाती है, तो मायोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो फिर से सक्रिय हो जाती है, फिर से एक्टिव हो जाती है। तो ये मायोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मसल फाइबर का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है।
यह प्रक्रिया न केवल भ्रूण के विकास के दौरान आवश्यक है बल्कि जीवन भर मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्जनन में भूमिका निभाती है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यही बात यहाँ पर कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जब ISS में पहुंचे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, तो यहाँ पर अनुसंधान गतिविधियां शुरू हुई है। कुछ इसी चीज पर वहां अनुसंधान भी किया जा रहा है, इससे ये चर्चा में आया है। बीते दिनों जो एक्सियम 4 मिशन है उसके द्वारा जो 4 चालक दल यहाँ पर पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, तो वहां पर कई प्रयोग किए जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला जो है वो यहाँ पर लाइफ साइंसेज ग्लोबल वर्क्स में मायोजेनेसिस प्रयोग पर भी ये काम कर रहे हैं। इसी वजह से मायोजेनेसिस चर्चा में आया है। तो ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मसल फाइबर का निर्माण होता है, इसलिए पहला सही था। ये एक जटिल और अत्यधिक विनियमित प्रक्रिया है। इसमें स्केलेटन की मांसपेशी ऊतक के विकास और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। तो मायोजेनेसिस का महत्व क्या है? शरीर की मांसपेशियों के निर्माण करने में, बॉडी पोस्चर बनाए रखने में और मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने में हर जगह मांसपेशियों की भूमिका है। तो इसलिए ये फिर से उल्लेख इसका आया है, तो ये चर्चा में भी आया है। अब इसमें जो पहले की मायोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं उनका मल्टी न्यूक्लियर मसल फाइबर, जो शुरू में ही मैंने आपको बताया है, उसी में विभाजन होता है। इससे मसल्स हमारे बनते रहते हैं। यह प्रक्रिया भ्रूण के समय तो होती ही है, उसका विकास होता ही है। अगर किसी भी समय हमको टूट फूट हमारे हो जाए तो फिर से ये रीजनरेट होने लगती है। तो इसलिए दूसरा भी कथन आपका सही था। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो गए। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और इसकी जिम्मेदारी हम आप पर देते हैं। अभ्यास प्रश्न आज का है, बेगोनिया निशियोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में की गई है। दूसरा है, इसका नाम राज्य की निशी समुदाय के नाम पर रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प के आधार पर आप सही विकल्प का चयन कर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।